तो दोस्तों, डेड हाउस डार्क की पहली कहानी एक फाउंड फुटेज स्टाइल स्टोरी है जिसमें हम चीज़ों को एक डैश कैम के जरिए देख पाते हैं। हम देखते हैं कि कहीं एक हैलोवीन पार्टी चल रही होती है जिसमें मार्टी और लिंडा होती हैं, हु वर सिस्टर्स। लिंडा को यह पार्टी कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो मार्टी के साथ अपने कार में वहां से निकल जाती है। कुछ ही दूर आगे जाने पे इन्हें रोड साइड पे एक कार दिखता है जिसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। लिंडा इस कार को चेक करने जाती है लेकिन वहां शायद कोई नहीं था, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करती है फॉर हेल्प। नाउ मार्टी नहीं चाहती थी कि ये लोग पुलिस से डील करें क्योंकि मार्टी काफी हाई थी और वो पहले भी ड्रग्स वगैरह को लेकर पुलिस कस्टडी में रह चुकी थी। इसीलिए ये लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ही दूर जाने पे इन्हें व्हाइट कपड़ों में एक औरत दिखती है जो कि खून में सनी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी ही एक्सीडेंट हुई होगी। लिंडा इस अननोन लेडी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो लेडी एकदम पेन और शॉक में थी एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर सिस्टर। इस सब के दौरान मार्टी अपने फोन में ये सब रिकॉर्ड कर रही थी एंड देन वी सी कि वो अननोन लेडी वुड्स में चली जाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद लिंडा और मार्टी वापस ड्राइव करके उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट की तरफ बढ़ते हैं एंड रास्ते में ये दोनों अपने पर्सनल लाइफ को लेकर झगड़ने भी लगते हैं। कुछ देर ड्राइव करने के बाद भी उन्हें वो एक्सीडेंट वाला स्पॉट नहीं मिल रहा था कि सडनली उनके सामने वही व्हाइट कपड़ों वाली लेडी आ जाती है जिसे बचाने के चक्कर में इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में लिंडा को शायद ज्यादा चोट आई थी क्योंकि हम उसे नहीं देख पाते, लेकिन मार्टी किसी तरह कार से बाहर निकलती है। वो रोते हुए अपना जैकेट हटाती है जिसके अंदर उसने उजला कपड़ा पहन रखा था एंड शी वॉज ऑल कवर्ड इन ब्लड। मार्टी आगे रोड पे शायद मदद के लिए जाती है एंड उसके जाते ही वहां एक दूसरी कार आकर रुकती है। इस दूसरी कार में से लिंडा निकलती है, हु वॉज एग्जामिनिंग द व्हीकल। ठीक वैसे ही जैसा हमने एपिसोड के शुरुआत में देखा था। पहली एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ इस पहले एपिसोड की एंडिंग को देखकर हम समझ पाते हैं कि लिंडा और मार्टी किसी तरह के लूप में फंसे थे जहां उनकी ही एक्सीडेंट बार बार हो रही थी और वो खुद ही अपनी एक्सीडेंट हुई कार को देखकर रुकते थे। उस व्हाइट ड्रेस में खून से लथपथ और कोई नहीं बल्कि मार्टी खुद थी एंड दिस होल इंसिडेंट वाज रिपीटिंग इटसेल्फ। सो नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टोरी, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। दूसरी कहानी नो पेन नो गेन की शुरुआत में हम टिल्डा लॉक्सले को देखते हैं जो कि एक एथलीट थी और वो ऑसी रेस में हार जाती है जिस वजह से वो वर्ल्ड जूनियर में क्वालिफाई नहीं कर पाती। उस रात टिल्डा को जैक्सन ब्रिज नामक फेमस ओलंपिक कोच से मैसेज आता है जो कि टिल्डा को ऑनलाइन ट्रेन करना चाह रहे थे। टिल्डा इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट डे वो जैक्सन की ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना शुरू करती है। टिल्डा को जैक्सन द्वारा कुछ टास्क दिए जा रहे थे लाइक कंप्लीट 50 लैप्स और साथ ही उसे जैक्सन की इंस्पिरेशनल वॉइस मैसेजेस भी मिल रहे थे टू प्ले इन द बैकग्राउंड। जैक्सन टिल्डा को काफी पुश कर रहा था और इसी वजह से टिल्डा अपने करंट कोच से दूर हो रही थी। टिल्डा की कोच को भी पता चल गया था कि उसे अब जैक्सन ट्रेन कर रहा था, तो 5वें टास्क में जैक्सन टिल्डा को अपने लॉकर चेक करने कहता है जहां जैक्सन ने उसके लिए एक पैकेज भेज रखा था। इस पैकेज में एक नाइफ, लाइटर, कैंडल और विटामिन के पिल्स थे। जैक्सन टिल्डा से कहता है कि उसे अपने इस 13 डे प्रोग्राम के पेन को याद रखना होगा जिसके लिए उसे हर दिन अपने आप को नाइफ से थोड़ा कट करना है। टिल्डा पहले तो हिचकिचाती है बट देन वो खुद के पेट पर नाइफ से कट करके एन लिखती है। ना ओवर द डेज टिल्डा खुद को कट करके नो पेन नो गेन लिखने लग गई थी और वो अपने पुराने कोच के कॉल्स वगैरह को भी इग्नोर कर रही थी, हु वाज ट्राइंग टू टेल हर समथिंग। आगे कुछ टास्क्स में टिल्डा को जैक्सन द्वारा भेजे गए पिल्स खाने पड़ते हैं एंड एक बार तो उसे जबरदस्ती बर्निंग कैंडल पे 5 सेकंड तक अपना हाथ जलाना पड़ता है। ट्रेनिंग के फाइनल स्टेज में जैक्सन टिल्डा को एक क्लिफ पे बैठने कहता है ताकि वो एड्रेनलिन रश को फील कर सके। देन वो टिल्डा को क्लिफ से ये कहकर कूदने कहता है कि टिल्डा डायरेक्ट वाटर में लैंड करेगी एंड नथिंग विल हैपन। इस पॉइंट पे टिल्डा वाज स्कैर्ड क्योंकि वहां से कूदने पर उसकी मौत हो सकती थी, लेकिन जैक्सन उसे डांटते हुए इनकरेज कर रहा था। तभी टिल्डा के हाथ से उसकी फोन गिर जाती है जिसके जरिए जैक्सन वाज इन्फ्लुएंसिंग हर एंड फाइनली टिल्डा डिसाइड्स नॉट टू जंप। अब जो फोन नीचे गिरा था उसमें टिल्डा के पुराने कोच का वॉइस मैसेज आया था जिसमें हम सुन पाते हैं कि कोच जैक्सन को मृत पाया गया है और वो 1 महीना पहले ही मर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नो पेन नो गेन कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ ये कहानी बेसिकली एक रियल लाइफ फेनोमेनन को डिपेक्ट कर रही है जिसे शायद आप इस नाम से जानते होंगे। यहाँ भी लोगों को चैलेंज वगैरह दिया जाता था लाइक खुद को कट करना, कुछ डेयरिंग करना इत्यादि, एंड इसका लास्ट स्टेप हमेशा खुद को मारना होता था।
नाउ टिल्डा को शायद डार्क वेब से कोई मैनिपुलेट कर रहा था ऑन द नेम ऑफ जैक्सन, और उन्हीं लोगों ने इससे पहले शायद जैक्सन को मैनिपुलेट करके मार डाला होगा। इनफैक्ट आई नो जैक्सन को किसने मारा है, जो कि आपको आगे की कहानियों में पता चलेगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इट्स पॉसिबल कि ये सब इविल स्पिरिट कर रही हो, लेकिन मुझे पर्सनली डार्क वेब वाली थियरी ज्यादा सही लग रही है। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टोरी। द स्टेयरकेस कहानी की शुरुआत में हम ब्रॉडी नाम के एक यूट्यूब व्लॉगर को देख पाते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ जंगलों में आया हुआ था। ब्रॉडी का मिस्ट्री हॉन्टिंग करके एक चैनल था, जहां वो मिस्टीरियस चीजों को एक्सप्लोर करते हुए व्लॉग डालता था, एंड आज भी वो जंगलों में एक मिस्टीरियस प्लेस को एक्सप्लोर करने वाला था। इस जगह की लोकेशन ब्रॉडी को एक विक्टिम के मोबाइल फोन से मिली थी, जो कि इसी जगह पे पहले कभी आया था। नाउ लोकेशन पहुंचते ही ब्रॉडी को किसी लड़की की आवाज आती है, जो कि हेल्प मी चिल्ला रही थी। ब्रॉडी भी रिस्पॉन्स में हेलो हेलो चिल्लाना शुरू करता है, और वो खुद ही हीरो बनकर सब एक्सप्लोर करना चाह रहा था। ब्रॉडी के टीममेट स्टैन और क्ले उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन फेमस होने के लिए ब्रॉडी इस सब को रिकॉर्ड करते हुए हेल्प मी चिल्लाती हुई लड़की को बचाना चाहता था। इस पॉइंट पे क्ले ऊपर ही रुकता है, एंड ब्रॉडी और टैन स्टेयर से नीचे जाते हैं, जहां से उन्हें आवाज आ रही थी। नीचे उन्हें कुछ क्रीपी ड्राइंग्स और वाटर स्पॉट्स मिलते हैं कि तभी अचानक ये लोग एक साइन बोर्ड देखते हैं जिसपे 17 लिखा था। दिस डिपिक्टेड कि ये लोग 17 फ्लोर नीचे आ गए थे, जबकि रियलिटी में वो थोड़ा ही नीचे आए थे। मोर ओवर हेल्प मी चिल्लाने वाली लड़की की आवाज वहां गूंज रही थी, लेकिन इनकी आवाज बिल्कुल नहीं गूंजती थी। इस पॉइंट पे टैन वापस जाना चाहती थी, लेकिन ब्रॉडी वॉज एडमेंट टू एक्सप्लोर मोर। ये दोनों वॉल पे लगा किसी रेड फ्लूइड को टच कर लेते हैं, जिनसे इनके हाथ जलने लगते हैं, और तभी उन्हें वहां किसी के घुर्राने की आवाज भी आती है। इनका कैमरा भी गिरकर टूट जाता है, और ऐसे में ब्रॉडी अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू करता है। तभी अचानक कुछ अनजान चीज ब्रॉडी को घसीटती हुई नीचे ले जाती है, और टैन ये सब देखकर चिल्लाती है। टैन को वहां बस ब्रॉडी का फोन मिलता है, विच सिग्निफाइड कि शायद ब्रॉडी मारा जा चुका था। यहाँ से सीन चेंज होकर क्ले और टैन को दिखाता है, जहां टैन की आंखों में पट्टी था, मे बिकॉज उसने अपने हाथ से अपने आंख को टच कर लिया होगा। क्ले यूट्यूब पे ब्रॉडी के ऑडियंस को साइन ऑफ कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ ब्रॉडी, ताकि सभी लोग ब्रॉडी को याद रख सके, क्योंकि अपेरेंटली ब्रॉडी को यही चाहिए था कि पीपल शुड नो हिम एंड ऑलवेज रिमेंबर हिम। द स्टेयरकेस कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस कहानी को देखकर वी कैन थिंक ऑफ 2 थिंग्स। पहला ये कि वो स्टेयरकेस वाली जगह किसी ग्रुप द्वारा बनाई गई मैन मेड ट्रैप थी टू हंट पीपल, या फिर वहां किसी तरह का कॉस्मिक बीइंग था। आइदर वे उस जगह को एक्सप्लोर करना बेवकूफ़ी थी, और इसी के साथ वी मूव टू द 4th स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत में हम डेविड नाम के बूढ़े इंसान को देखते हैं, जिसके घर में चूहों की बड़ी दिक्कत थी। डेविड अपने घर में अकेला रहता था, और उसके घर में एक अजीब सा कमरा था जिसके दरवाजे पे हार्ट था, और उस कमरे से रेड लाइट आती रहती थी। नाउ डेविड डेटिंग वेबसाइट पे एलन नामक लेडी से मिलता है, जो कि उसके घर डेट पे आने वाली थी। डेविड वॉज हेजिटेंट बिकॉज ऑफ रैट प्रॉब्लम एट हिज होम, लेकिन एलन इस डेट को मिस करना नहीं चाहती थी। तो रात को कुकिंग करते वक्त डेविड चूहों से काफी परेशान हो जाता है, और वो काफी अग्रेसिवली एक नाइफ लेकर चूहों को हंट करने लगता है। वो नाइफ से रेड रूम का फ्लोर वगैरह तोड़ने लग जाता है कि तभी एलन उसके घर का डोरबेल को रिंग करती है। डेविड एलन को घर के अंदर बुलाता है, जहां एक प्रॉपर डेट सेटअप था। अब इससे पहले ये लोग अपनी डेट नाइट शुरू करते, डेविड को वापस चूहों की आवाज आती है, जिससे परेशान होकर वो वहां से चला जाता है। इस पॉइंट पे हम देख पाते हैं कि डेविड अपने घर में ढेर सारे रैट कैचर रखता था, विच वॉज नॉट नॉर्मल। एलन डेविड के बार बार डिस्ट्रैक्ट होने से काफी परेशान होती है, एंड फाइनली डेविड टेल्स हर कि वो चूहों की वजह से परेशान है, एंड इसीलिए वो एलन को डेट पे आने से मना कर रहा था। इस पॉइंट पे दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन डेविड का ध्यान अब भी चूहों की आवाज पर ही था, एंड सडनली वो टेबल से उठकर चला जाता है। नाउ एलन डेविड के घर को एक्सप्लोर करते हुए रेड रूम में चली जाती है, जहां अजीब से टूल्स रखे थे, और वहां कुछ लड़कियों की फोटोज भी थी। इसके अलावा उस रूम में लोगों के नेम टैग से जुड़ी कुछ ऑब्जेक्ट या मेमोरी कार्ड भी रखी हुई थी, विथ ए प्रॉपर कैमरा सेटअप। एज अ व्यूअर इस सेटअप को देखकर लग रहा था मानो डेविड एक सीरियल किलर है, जो कि अपने विक्टिम्स को इस रेड रूम में मार डालता है, और शायद उनकी रिकॉर्डिंग भी करता है। यहाँ हम व्यूअर्स जैक्सन का नाम भी देखते हैं विथ अ मेडल, एंड दिस हिंटेड कि 2nd स्टोरी वाला कोच जैक्सन को शायद डेविड ने ही मारा होगा। एलन को अपने नाम का भी मेमोरी कार्ड दिखता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है।
एलन यहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी डेविड वहां आ जाता है। एलन फौरन डेविड को अपनी बातों में फंसाकर उसे रेड रूम दिखाने कहती है और डेविड के रेड रूम में जाते ही एलन डेविड को वहीं लॉक करके घर से भागती है। भागते वक्त एलन डेविड द्वारा बिछाए गए ढेर सारे माउस ट्रैप्स भी देखती है एंड वी कुड हियर कि वो खिड़की तोड़कर घर से भाग चुकी थी। नाउ डेविड रेड रूम में फंस चुका था जहां उसे अभी भी चूहों की आवाज आ रही थी। वो चूहों को हंट करने के लिए फ्लोर ब्रेक करके अंदर जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर होल से ढेर सारे चूहे आने लग जाते हैं। डेविड इन हजारों चूहों के बोझ के तले दब जाता है एंड ये सब एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। अ टैंगल्ड वेब विवीव की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हम समझ पाते हैं कि डेविड एक सीरियल किलर था और वो अपने विक्टिम्स को फंसा कर रेड रूम में मार डालता था। वो शायद उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी करता था एंड ओवर द टाइम डेविड मेंटली अनस्टेबल हो रहा था। उसे हमेशा चूहों की आवाज आती थी जो कि मोस्टली इमेजिनरी थी, क्योंकि कहानी के शुरुआत में एक रॉडेंट एक्सपर्ट डेविड के घर आई थी, लेकिन उन्हें वहां कोई चूहा नहीं मिला था। माउस मोस्टली रिप्रेजेंटेड द विक्टिम्स ऑफ डेविड जिन्हें वो मार डाला था एंड लास्ट में डेविड खुद चूहों के बोझ तले मारा गया। सरप्राइजिंगली ही वॉज बीइंग रिकॉर्डेड और इस कहानी में हम ये भी जान पाते हैं कि डेविड ने ही सेकेंड स्टोरी वाले कोच जैक्सन को मारा था। नाउ अगली स्टोरी में सारी कहानी इन वे कनेक्ट होती है, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट नाउ। तो मिस्ट्री बॉक्स कहानी की शुरुआत में हम सोफी नामक लड़की को देखते हैं जो कि काफी डिस्टर्ब दिख रही थी और वो अपने मॉम को कॉल कर रही थी विच वॉज गोइंग टू हर वॉइस मेल। वहां एक फोन अलार्म बजने की आवाज आ रही थी एंड सून वी रियलाइज कि ये आवाज एक पैकेज या बॉक्स में से आ रही थी जिसे सोफी घर के अंदर लाती है। इस मिस्ट्री बॉक्स के खुलते ही हम इसके अंदर कुछ सामान देख पाते हैं और अलार्म फोन भी बॉक्स के अंदर ही था। सोफी फोन निकालकर अलार्म बंद करती है एंड देन वो पैकेज से एक म्यूजिक बॉक्स निकालकर उसे चलाती है। यहाँ एक घर का फोटो भी था जिस पर लिखा था ओपन योर आइज लुक इनसाइड। नाउ सोफी एक पिल्स की बोतल उठाकर उसे एक रूम में रख देती है। इसके बाद सोफी फील्स कि दूसरे कमरे में कोई है क्योंकि वहां ओपेरा टाइप का कुछ म्यूजिक प्ले हो रहा था एंड इसके बाद सोफी कॉल सम मॉम अगेन, लेकिन ये कॉल फिर से वॉइस मेल में जाता है। तभी बॉक्स से निकले फोन में फिर से अलार्म बज जाता है एंड इस बार हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ये फोन द स्टेयरकेस स्टोरी वाले बंदे ब्रॉडी का था। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ वो पिल्स वाली बोतल भी देखी है जिसे नो पेन नो गेन वाली स्टोरी में टिल्डा कंज्यूम करी थी। इस पॉइंट पे सोफी डोर खोल के खुद कुछ चाटे मारती है और फ्लैशेस में हम किसी तरह की रेड थ्रेड्स देख पाते हैं। सोफी इस मिस्ट्री बॉक्स को ऊपर के कमरे में ले जाती है जहां सामान बिखरा पड़ा था और उसी कमरे में सोफी के मॉम का फोन भी पड़ा था जिसपे 5 मिस्ड कॉल्स थे। नाउ इस मिस्ट्री बॉक्स में एक वीडियो कैमरा भी था जस्ट लाइक वी सॉ इन डेविड्स रेड रूम और इस कैमरे पे एक नोट था सेइंग प्रेस प्ले करने पे सोफी को उसके मॉम की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जो कह रही थी कि वो स्पेशल मिरर बॉक्स उसके लिए है। सोफी इस मिरर बॉक्स को प्ले करते हुए रोती है। अब इन सारे इवेंट्स के बाद सोफी मिस्ट्री बॉक्स में सब कुछ डालकर इसे एक डोर के पीछे लॉक कर देती है एंड एज ए व्यूअर्स हम बैकग्राउंड में पुलिस सायरन सुन पाते हैं। यहाँ से सोफी एक कमरे में जाती है जहाँ ढेर सारे पिक्स और आर्टिकल्स कटिंग्स थे जिन्हें रेड थ्रेड से कनेक्ट किया गया था। वहाँ डेस्क पे हम न्यूज़पेपर की एक कटिंग देख पाते हैं जिसमें 4th स्टोरी वाले डेविड का जिक्र था एंड वहाँ डेविड को मिस्ट्री बॉक्स मर्डरर बोला जा रहा था। आर्टिकल में लिखा था कि मिस्ट्री बॉक्स मर्डरर अपने अपार्टमेंट में मृत पाया गया है और उसकी रिपोर्ट एलन ने पुलिस को दी थी। ये सब देखकर हम ये समझ पाते हैं कि सोफी की मॉम भी डेविड की एक विक्टिम थी एंड शी वाज नो मोर। इस पॉइंट पे सोफी अपने आंखें बंद करती है एंड शी स्माइल्स। मिस्ट्री बॉक्स स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस स्टोरी में हम क्लियरली देख पाते हैं कि डायरेक्टर ने पिछली 4 स्टोरीज को कनेक्ट किया है और यहाँ हमें पहले की सभी स्टोरी से जुड़ी कुछ हिंट्स मिलती है। सोफी अपनी मॉम की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और वो खुद मिस्ट्री बॉक्स किलर को ट्रैक कर रही थी। यही वजह है कि शायद उसने डार्क वेब से ये मिस्ट्री बॉक्स मंगाया था जिसके अंदर सभी स्टोरी से कनेक्टेड आइटम्स थे। सोफी इतना मेंटली परेशान थी कि वो खुद को कट भी कर रही थी एज वी कैन सी इन सम फ्रेम्स जहां उसके हैंड पे स्कार था एंड ऐसा ही कुछ कट टिल्डा भी अपने आप को सेकंड स्टोरी में कर रही थी। वो स्टोरी में हमने मार्टी के ब्लडीड वॉइड ड्रेस को देखा था जिसकी झलक हमें ओपेरा काइंड ऑफ सॉन्ग वाले रूम में मिली थी और वहां का टाइम भी सेम था जो कि फर्स्ट स्टोरी का टाइम था इन द डैश कैम। मोरओवर जो म्यूजिक प्ले हो रही थी वो फर्स्ट स्टोरी के हैलोवीन पार्टी वाले म्यूजिक से काफी मिलती जुलती लग रही थी। सो दिस इज हाउ ऑल दीज 5 स्टोरीज कनेक्ट और यहाँ मेरी थियरी है कि सोफी ने ही किसी तरह मिस्ट्री बॉक्स किलर डेविड का मर्डर प्लान किया होगा विच एक्सप्लेन्स कि वो लास्ट में आंखें बंद करके स्माइल क्यों कर रही थी।
अभी तक की 5 स्टोरीज में या तो सुपरनैचुरल है या फिर यहाँ डार्क वेब से जुड़ा हुआ कुछ है जिसके तहत लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है और उनकी चीजों को कलेक्ट किया जा रहा था। नाउ ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप उसे सुपरनैचुरल माने या फिर डार्क वेब से कनेक्टेड कुछ इवेंट्स। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल स्टोरी ऑफ दिस सीरीज। माई एम्पायर ऑफ डर्ट कहानी में हम ग्रेस नामक एक बीमार औरत को देखते हैं जिसका डॉगी उन्हें लिक कर रहा था। ग्रेस काफी कष्ट में थी एंड शी वॉज अबाउट टू डाई, इसीलिए उनका देखभाल एक डेथ मिडवाइफ कर रही थी। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि डेथ मिडवाइफ मरते हुए लोगों को इजी डेथ दिलाने में हेल्प करती हैं बाय टॉकिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ देम। दिस डेथ मिडवाइफ वाज आल्सो ट्राइंग टू मेक ग्रेस फील कंफर्टेबल बिफोर हर डेथ। अब ग्रेस का घर काफी गंदा था, उनके बाथरूम में टॉयलेट रोल्स एंड ब्लड वगैरह फेंका हुआ था एंड इन जनरल उनके घर का हर एरिया ही गंदा था। डेथ मिडवाइफ घर को साफ करने की कोशिश में थी लेकिन इट वॉज नॉट पॉसिबल। तभी अचानक ग्रेस को किसी तरह का दौरा पड़ता है एंड डेथ मिडवाइफ ट्राइज टू हेल्प हर। यहाँ हम व्यूअर्स ग्रेस को खिड़की की तरफ देखकर रोते हुए देखते हैं एंड वहाँ एक अजीब सा प्राणी था। सब कुछ सेट करने के बाद डेथ मिडवाइफ वॉज अबाउट टू गो, लेकिन ग्रेस को खून की उल्टी होने लगती है एंड डेथ मिडवाइफ फिर से उन्हें संभालती है। इस पॉइंट पे डेथ मिडवाइफ नोटिसेस कि उसने जहां जहां क्लीन किया था वहां फिर से कचरा जमा हो गया था, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। अंदर डॉगी एक स्केलेटन को चाट रहा था विच डिपिक्टेड कि ये डॉगी ग्रेस को भी इसलिए चाट रहा था बिकॉज शी वॉज डाइंग एंड द डॉग वॉन्टेड टू ईट हर आफ्टर शी इज डेड। तो अचानक ये स्केलेटन मूव करता है जिसे देखकर डेथ मिडवाइफ यहाँ से भागने की कोशिश करती है। हमें डॉगी के वाइन करने की आवाज आती है जिसके बाद ये स्केलेटन चलते हुए डेथ मिडवाइफ के पीछे आता है। डेथ मिडवाइफ घर से भाग नहीं पाती क्योंकि चारों तरफ कचरा जमा हुआ था एंड ये स्केलेटन डेथ मिडवाइफ की तरफ बढ़ता जाता है। ग्रेस शायद इस पूरे इंसिडेंट को एंजॉय कर रही थी एंड यहीं पे माई एम्पायर ऑफ डर्ट एपिसोड खत्म हो जाती है। अब ये कहानी मेरे हिसाब से बाकी 5 कहानियों से काफी डिस्कनेक्टेड लगती है या फिर मैं ही इसके कनेक्शंस को ढूंढ नहीं पाया। जितना मुझे समझ आया उसके हिसाब से ग्रेस का घर उसके इनर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है विच इज ऑल डर्टी एंड डाइंग। डेथ मिडवाइफ उसके घर को क्लीन करने की कोशिश करती है लेकिन वहां गंदगी फिर से आ जाती है, जस्ट लाइक अ मेडिकेशन फॉर अ डाइंग बॉडी। घर का वो स्केलेटन शायद ग्रेस के शरीर के अंदर की बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। अंत में घर का एकमात्र सपोर्ट सिस्टम यानी डेथ मिडवाइफ को वो स्केलेटन शायद मार डालता है, रिप्रेजेंटिंग कि ग्रेस भी अपनी बीमारी की वजह से मारी गई।